चलिए बच्चों, तो अब हम लोग समझेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, क्योंकि इसी के बेस पे बोर्ड के क्वेश्चंस में आपको कुछ रीजनिंग टाइप के यानी कि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो देखिए, ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं क्या, आपको अभी हम बता चुके हैं कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ठीक है, तो ये सभी एलिमेंट्स क्या है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं जिनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2Np3, यानी कि लास्ट शेल में इनके 3 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एज यू नो, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3। ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2s2 2p3। ओके, और इसी तरीके से बाकी भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिख सकते हो। तो चलिए देखिए, टाइम को मैनेज करने के लिए ऑलरेडी हमने यहाँ पर सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं। 1 बाय 1 हम सभी पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखें, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला हमारी पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम, यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टीज हम लोग समझेंगे टॉप टू बॉटम के रिस्पेक्ट में समझेंगे, क्योंकि एलिमेंट्स आपके ऊपर से नीचे तक के हैं और किस तरीके से हैं ये सभी वर्टिकल फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब देखिए, एटॉमिक रेडियाई टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। कॉमन सा सेंस है कि क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, देखिए 2s2 2p3 फिर 3s2 3p3, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, इट्स मीन एटॉमिक रेडियाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो देखिए पहले ये शेल नंबर 2 था नाइट्रोजन का, फिर फॉस्फोरस का 3rd शेल हो गया, आर्सेनिक का 4th हो गया, सेम एज एंटीमनी का 5th हो जाएगा। ठीक है, और बिस्मिथ का क्या हो जाएगा, 6th हो जाएगा। तो यानी कि शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, इट्स मीन एटॉमिक रेडियाई भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। शेल नंबर को हम लोग एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, जब भी किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, जब वो कंपाउंड बनाता है तो कई बार होते हैं कुछ एलिमेंट कंपाउंड बनाते टाइम इलेक्ट्रॉन को देते भी हैं और कंपाउंड बनाते टाइम इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अदर एलिमेंट से लेते भी हैं। तो ऐसे केस में जब किसी एलिमेंट पे जो भी आपको पॉजिटिव या फिर निगेटिव पर्टिकुलर चार्ज मिल रहा है, ठीक है, यानी कि किसी एलिमेंट पे आपको प्लस चार्ज मिल रहा है या फिर माइनस चार्ज मिल रहा है, तो जो वो प्लस और माइनस चार्ज है वही है क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या क्या मिलते हैं, तो देखिए हम लोग अब देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या मिल सकते हैं। तो देखिए, नाइट्रोजन क्योंकि इसका 2p3 है, 2 सेकेंड शेल में 2s2p के बाद क्या 2d होता है, नहीं होता है, मीन्स इसका क्या है, स्मॉल साइज है 2s2p और 2p में केवल 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन अगर इसे और बाहर से मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेता है तो इसका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। बात समझ में आ गई। और अगर इसी 3 इलेक्ट्रॉन को ये कहीं दे देता है, डोनेट कर देता है, ये लेने की बजाय, इसे कंप्लीट करने की बजाय इसे दे देता है, तो ऐसे केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3 होगा। बात समझ में आ गई। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम लोग ये जो भी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, इनमें अगर आप खुद ही सोचो कि नाइट्रोजन लेना पसंद करेगा कि देना पसंद करेगा, भाई ऑब्वियसली कॉमन सी बात है कि ये लेना पसंद करेगा। लेने से क्या होगा कि ये कंप्लीट हो जाएगा, फुल हो जाएगा। और अगर ये देगा तो इस वजह से ये क्या होगा, इनकम्प्लीट ही कहलाएगा, क्योंकि सेकेंड शेल में 2s2 के बाद 2p खाली हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, दे देगा तो। ठीक है, तो ऐसे केस में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों ही एलिमेंट क्या है, स्मॉल है, छोटे हैं, इस वजह से इनके ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादातर ऐसे, ये हम नहीं कह रहे कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा आपको -3 ही दिखेगा। ठीक है, ज्यादातर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या मिलता है, -3 बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। ओके, अदरवाइज इनके ऑक्सीडेशन स्टेट आपको -3 +3 और +5 भी मिलेंगे। +5 क्यों मिलेंगे, देखो 3 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये नाइट्रोजन की केस में +5 नहीं मिलेगा बेटा, ध्यान रखिएगा, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। नाइट्रोजन की एनॉमलस बिहेवियर भी है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। बट फॉस्फोरस के केस में ये 3 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे भी सकता है,
और ये 3+2 यानी कि ये 3 और 2 यानी कि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है। जबकि नाइट्रोजन ये पूरे इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, वो बस लेना पसंद करेगा। देना क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि साइज छोटा है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल पे बढ़ जाएगा क्योंकि स्मॉल साइज है, और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को देने ही नहीं देता है। जबकि फास्फोरस के केस में क्या है, थर्ड शेल है, यानी कि थोड़ा साइज बढ़ गया है तो इसका भी स्मॉल लेकिन बढ़ गया है। और रीजन ये है कि क्योंकि इसका थर्ड शेल जो है वो 2p अगर ये किसी तरीके से 3p अगर किसी तरीके से कंप्लीट भी कर ले, ध्यान से समझना, ये थर्ड शेल अगर ये किसी तरीके से कंप्लीट कर ले, 3 इलेक्ट्रॉन ले ले और हम कहें कि 3p ये 3 की बजाय 6 हो गया, कंप्लीट हो गया, तभी भी इसका थर्ड शेल इनकम्प्लीट ही कहलाएगा। बताओ क्यों, क्या रीजन है? तो आपको पता है कि जो तीसरा शेल होता है उसमें s भी होता है, यानी कि 3s भी होता है, 3p भी होता है, 3d भी होता है। तो ये दोनों अगर फास्फोरस के कंप्लीट हो गए तो ये तो इनकम्प्लीट हर केस में कहलाएगा ना, ठीक है। जबकि फास्फोरस के पास तो केवल 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहीं तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं, यहीं तक लिखते हैं क्योंकि इसके पास 15 ही इलेक्ट्रॉन है, 15 नहीं है। और अगर हम कहें कि फास्फोरस तुम अपने थर्ड शेल को पूरी तरीके से कंप्लीट करो तो उसके पास है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, नहीं है, तो ऐसे केस में उसे क्या करना होता है, लेना पड़ता है कंप्लीट करने के लिए। तो वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन डी सब शेल के लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन तो लेगा नहीं, ठीक है। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेगा, ऐसे केस में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि वो लेने की बजाय देना पसंद करता है, ठीक है। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 भी आपको देखने को मिलेगा, +3 भी देखने को मिलेगा, और ये देना पसंद करेगा, लेना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि थर्ड अगर वो शेल को कंप्लीट करने लगे तो S भी करना पड़ेगा, P भी करना पड़ेगा और D भी करना पड़ेगा, जो कि है ही नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ऐसे केस में ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की कोशिश करता है, यानी कि 3+2 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट -3, +3 और +5 ये सभी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलते हैं। बात समझ गए? तो अब ये ऐसे ही इसका आर्सेनिक का भी +3 एंड +5। ध्यान रखना, जब जैसे जैसे ऊपर से हम लोग नीचे आते हैं तो जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी कि +5 वाला है, इसकी टेंडेंसी क्या होती है, घटने लगती है। यानी कि ऊपर वाले तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, लेकिन नीचे वाले जो हैं ये 3+2 पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +3 ही बस शो होता है, ठीक है। अगर देना चाहे तो ये बस 3 दे सकते हैं, अंदर वाले नहीं दे सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अंदर वाले क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ये 6s2 और s के 2 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दे पा रहे हैं, तो आप रीजन ये बताओगे कि ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। क्या बताओगे? पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये क्या होंगे, इनके ns2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डोनेट नहीं हो सकते हैं, ये दे नहीं सकता है, ठीक है। तो फिर कैन नॉट बी ठीक है यूज, ओके। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों? पुअर शील्ड का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? पुअर शील्ड का मतलब हुआ कि पुअर शील्ड मीन्स D and F, ये क्या होते हैं, पुअर शील्ड होते हैं। ये अगर न्यूक्लियस के जो जहां से तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, अगर आपको जैसे कि NS से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, ये NS का ही तो है, दोनों NS के ही है, मीन्स 5s 6s यानी कि S के है, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। इस S के जस्ट पहले अगर पुअर शील्ड F होगा या फिर D होगा तो फिर ये न्यूक्लियस क्या करता है, पुअर शील्ड की वजह से अट्रैक्शन बढ़ा देता है। पुअर शील्ड का मतलब क्या हुआ कि ये शील्ड जो है न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोक नहीं पा रहा, ठीक है। ये ऐसे है, शील्ड का मतलब क्या होता है, एक कवच का मतलब जो रक्षा करता है। तो ये जो है ये रक्षा मतलब ये जो है शील्ड ऐसे हैं जो रक्षा नहीं कर सकते हैं, एकदम पतले सतले हैं। तो न्यूक्लियस ने जैसे ही पावर मारा, अपना पेनिट्रेटिंग पावर या फिर कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मारा, तो ये दोनों इसे रोक नहीं पाए, ठीक है। और इस वजह से न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये NS तक पहुंच गया और ये S वाले इलेक्ट्रॉन को ये पकड़ लेता है, जाने नहीं देता है। अब NS के इलेक्ट्रॉन ये जा नहीं पाते हैं, इसी को हम लोग ये भी कह सकते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या कह सकते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। बात समझ रहे हो? तो जब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लास्ट वाले NS ऑर्बिटल पर पड़ता है, इसकी वजह से पुअर शील्ड
बात समझ में आ गई? अब देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो जा नहीं पाएंगे, तो बाहर वाला जो P का इलेक्ट्रॉन है, देखो ये दोनों तो जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन P वाला इलेक्ट्रॉन हम लोग ले सकते हैं। इसी वजह से इनके ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो हो सकते हैं, बट +5 नहीं शो हो सकते हैं। बात समझ गए? तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे ग्रुप 15 का +3 से लेकर के +5 तक होता है। +3 से लेकर के +5 तक आपको कहां तक मिलेगा? फास्फोरस आर्सेनिक का +5 भी मिलेगा, बट नीचे जब आओगे तो इनर इफेक्ट की वजह से +5 ऑक्सीडेशन ना मिलकर के +3 ये देंगे, यानी कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 मिलेगा। ओके, क्लियर हो गया? तो ये चीज अच्छे से समझ गए आप लोग कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। फिंगर टिप पे ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जितना ले रहा है या दे रहा है उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ये पॉजिटिव में भी होते हैं और निगेटिव में भी होते हैं। नाइट्रोजन क्योंकि इसका साइज स्मॉल है तो इसका जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर -3 दिखता है या फिर +3 दिखता है, +5 कभी भी नहीं दिखता है। ठीक है, बात समझ गए? तो +5 इसका कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखेगा। ठीक है, नाइट्रोजन हमेशा अक्सर हम लोग देखते हैं तो 3 बॉन्डिंग करते हुए मिलता है। नाइट्रोजन 5 बॉन्डिंग कभी नहीं करता है। आपसे अगर रीजन पूछा जाएगा तो कहिएगा स्मॉल साइज है। दूसरा रीजन पूछा जाएगा तो आप ये कहिएगा कि इसके पास डी सब्शन नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ डी सब्शन। ठीक है, एब्सेंस ऑफ डी सब्शन क्यों? क्योंकि 2s2 2p और 2 के बाद इसमें डी होता ही नहीं है, जबकि इन सब में 3s2 3p फिर 3d भी होता है, 4s2 4p फिर 4d भी होता है। तो नाइट्रोजन जो है इसका साइज स्मॉल है, इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 +3, लेकिन +5 नहीं दिखेगा, जबकि फास्फोरस का आपको +3 +5 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आपका बंद हो जाता है, खत्म होता चला जाता है, क्योंकि अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं डोनेट हो पाते हैं? बिकॉज ऑफ पुअर शील्ड की वजह से। डी और एफ पुअर शील्ड होते हैं। अगर इसी डीएफ के जहां स्ट्रॉन्ग शील्ड होते हैं, यानी कि एसपी क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग शील्ड होते हैं। तो वो क्या करते हैं? न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बाहर तक नहीं जाने देते हैं, जैसे कि इन सबके केस में था। और फिर आसानी से जब यहां तक नहीं जाने देते, यहीं तक रोक लेते हैं, तो फिर हम लोग NS के भी इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं और NP के भी इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये भी इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, ये भी इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो जैसे जैसे हम लोग का पुअर शील्डिंग जो है वो कम होता चला जाता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन हम आसानी से निकाल सकते हैं। नीचे जाते हैं तो पुअर शील्ड बढ़ते जाते हैं, क्योंकि डी के साथ एफ भी आ जाता है, और इसी वजह से जो 2 इलेक्ट्रॉन अंदर के वो निकल नहीं पाते हैं। बात समझ गए? चलो अपने दिमाग को अब रिलैक्स करो। ठीक, अब देखो हम लोग नेक्स्ट समझेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी पे एक छोटा सा हमने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, बकायदा मेंशन है आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली है क्या? तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिस एनर्जी की हेल्प से हम लोग आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, यानी कि कम एनर्जी हमें लगानी पड़ती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और ये पहला शेल है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा, तो यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी, मोर। और जैसे जैसे शेल नीचे आते हैं तो शेल्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स नीचे आते हैं तो शेल्स बढ़ते जाते हैं। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें जो आयनाइजेशन एंथैल्पी लगानी होगी, क्योंकि साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी, कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्यों? रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि एटम का साइज क्या हो गया? बढ़ गया, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है वो क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, क्योंकि भाई इतनी दूर हो गए शेल्स, तो फिर अट्रैक्शन क्या होगा? कॉमन सी बात है, कम हो जाएगा। और शेल जब पास था तो अट्रैक्शन ज्यादा था, तो वहां एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ रही थी। यानी कि एटॉमिक साइज अगर बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? एटॉमिक साइज बड़ा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, और अगर एटॉमिक साइज छोटा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। यानी कि ऊपर वाले एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी और नीचे वाले एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। इसकी ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि साइज छोटा। इसकी कम क्यों होगी? क्योंकि साइज बड़ा।
ठीक है। मेटलिक कैरेक्टर, मेटलिक का मतलब पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे कहते हैं रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, तो मेटलिक कैरेक्टर आपका ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, यानी कि पॉजिटिविटी बढ़ती है। निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेंगे। ठीक है, तो मेटलिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज होता है, ड्यू टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर, तो ये चीज आप सिंपल सा लर्न रखिएगा। अब देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये भी एटॉमिक साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर हम कहें कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फास्फोरस के कंपेयर में, या फिर फास्फोरस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आर्सेनिक के कंपेयर में, क्योंकि नाइट्रोजन का तो एनॉमलस बिहेवियर है, तो अगर हम फास्फोरस और इसकी बात करें तो फास्फोरस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आर्सेनिक के कंपेयर में कम है या ज्यादा है, तो हम लोग क्योंकि कहेंगे इसका साइज छोटा है फास्फोरस का आर्सेनिक के कंपेयर में, और इट्स मीन साइज छोटा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। वैसे जनरली टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, कम होती है, बिकॉज ऑफ एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। बात समझ में आ गई। और नाइट्रोजन की बात करें तो इसका तो साइज ही छोटा है, एनॉमलस बिहेवियर है, इसको तो हम लोग साइज छोटा है तो इसका थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है नाइट्रोजन और फास्फोरस के कंपेयर में। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन। ओके, चलिए नेक्स्ट है डेंसिटी। तो डेंसिटी आपकी इंक्रीज होती है, क्योंकि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगी। कॉमन सेंस लगा, ऊपर से नीचे जा रहा है तो वेट बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। केमिकल प्रॉपर्टी पे जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में ये सभी एलिमेंट्स जब हाइड्राइड के साथ बॉन्डिंग करते हैं, हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन के साथ, जैसे कि कोई भी एलिमेंट है नाइट्रोजन फैमिली का, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हुआ, तो जैसे कि मान लो नाइट्रोजन है तो NH3, फास्फोरस है तो PH3, इस तरीके से, तब उसकी ये सभी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी कैसी होती है उसके बेस पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखो थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी यानी कि थर्मली जो है वो आपका मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है। स्टेबल समझ रहे हो ना, स्टेबल का मतलब कि वो स्टेबल है, आप किसी से बॉन्डिंग नहीं करना चाहता है। ठीक, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी, ये एरो जो हमने डाउन का लगाया, इट्स मीन डिक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। बात समझ रहे हो, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। और इसी वजह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब बॉन्ड तोड़ने की एंथैल्पी जो होगी वो क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, ऊपर वाले एलिमेंट के लिए हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या करनी होगी, ज्यादा लगानी होगी, ज्यादा बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लगानी होगी, और नीचे वाले एलिमेंट के लिए हमें कम एनर्जी लगानी होगी। ऊपर वाले के लिए ज्यादा क्यों लगाते हैं, क्योंकि साइज छोटा है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है। नीचे वाले के लिए कम क्यों लगाते हैं, क्योंकि साइज बड़ा है, अट्रैक्शन कम है। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाते हैं तो कम होती जाती है, यानी कि ऊपर वाले एलिमेंट की थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा, और नीचे वाले एलिमेंट की थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे कम। ठीक, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। बात समझ में आ गई। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। फिंगर टिप पे लर्न कर लो, अभी हमने ये साइड में लिखा है, अभी हम इसके बारे में बोलेंगे। ठीक है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी। तो ऊपर से नीचे जाते हैं, पॉजिटिविटी डोनेट कर रहे हैं ना, तो पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एक टेंडेंसी क्या होती है, ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ती है। क्यों, रीजन है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटती है। ठीक है, इसी के पैरेलल में एक रीजन आपने बता दिया कि ये बढ़ रही है क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घट रही है। बेसिक कैरेक्टर, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल है कितना बेसिक है, तो इसके जो हाइड्राइड्स होते हैं ना, इनकी बेसिसिटी ऊपर से नीचे जाने पे घटती है, यानी कि सबसे ऊपर वाले की बेसिसिटी ज्यादा और नीचे वाले की बेसिसिटी कम। इस पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अमोनिया की बेसिसिटी ज्यादा और बिस्मिथ हाइड्राइड की बेसिसिटी कम। बॉइलिंग पॉइंट, वैसे तो जनरली बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे जाओगे तो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, मास बढ़ गया इसलिए बढ़ रहा है।
ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का रीजन यही होता है कि मास बढ़ रहा है, इस वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रही है। ठीक है, और भी इसके कुछ रीजंस होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो लेकिन बट अमोनिया और ये फॉस्फीन PS3, सो NH3 और PS3 इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट NH3 का ज्यादा होता है। ठीक है, इसका ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि पहले तो ये न्यूक्लियस के पास है, स्मॉल साइज है, एनोमलस बिहेवियर, साइज स्मॉल है, तो भाई ये क्या करेगा, न्यूक्लियस क्या करेगा, ये इसके पास क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी होती है। नाइट्रोजन के पास आपके इसमें लोन पेयर रहते हैं, जो ये क्या करता है, बस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए यूज करता है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है, तो इस वजह से, और नाइट्रोजन में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी होती है। इस वजह से ये है तो छोटा, लेकिन ये क्या करता है, अगल बगल के मॉलिक्यूल से यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल से इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। तो इस वजह से इसका साइज बढ़ जाता है, मास बढ़ जाता है, और फिर इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाती है। जबकि PS3 यानी कि फॉस्फीन ये क्या करता है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। अगर बॉन्डिंग बनाना है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को जो इसके पास भी बचे होते हैं, ये डोनेट करने की वजह ये बॉन्डिंग कर लेता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा H3PO3, H3PO4, ये फॉस्फोरस अपने पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन को यूज कर लेता है। तो क्योंकि ये इसके पास इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी नहीं होती है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी और अमोनिया की ज्यादा होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा गया था, हर बार पूछा जाता है, पिछली बार भी पूछा गया था। तो चलो फिंगर टिप की बारी आ गई। ठीक है, तो इसको हम रफ कर देते हैं, इधर भी चीजें रफ कर देते हैं, और ये आपके पॉइंट्स हैं। ठीक, हमारा नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट इंक्लूड कर देते हैं, एटॉमिक साइज। ठीक है, तो चलिए देखें टॉप टू बॉटम जाने पे क्या क्या पहले बढ़ता है। तो इंक्रीज क्या क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ एनर्जी लेवल इंक्रीजेस। ठीक, नेक्स्ट मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मेटेलिक कैरेक्टर मींस पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। सो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता है क्योंकि पुअर शील्ड बढ़ जाते हैं नीचे। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता है। ठीक है, और डेंसिटी इसकी इंक्रीज होगी। तो कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट भी आपका जनरली इंक्रीज होता है, एक्सेप्शनल अमोनिया बिकॉज ऑफ एनोमलस बिहेवियर। ठीक है, तो क्या क्या चीजें इंक्रीज होती हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, ठीक, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आपके हैं जो टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होते हैं। और एक और इंक्लूड करते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता है। डिक्रीज क्या क्या होता है, तो डिक्रीज होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होती है। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होती है, थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होती है, बेसिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होता है। और एक और चीज हम ऐड कर देते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पे क्या डिक्रीज होता है, तो वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये फिंगर टिप पे आप जब लर्न कर लोगे तो क्या फायदा मिलेगा। तो जैसे हमने पूछ लिया कि बेसिक कैरेक्टर इसका टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज क्यों होता है, व्हाई द बेसिक कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो रीजन आप क्या बताओगे, आपसे बेसिक कैरेक्टर पूछा गया। अब बेसिक कैरेक्टर के बिहाफ में आपको डिक्रीज वाले पॉइंट्स अगर लर्न है तो वो भी लिख सकते हो, और इंक्रीज वाले लर्न है तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो कि जैसे बेसिक कैरेक्टर इसका टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होता है, तो रीजन ड्यू टू इंक्रीजेज एटॉमिक साइज, ड्यू टू डिक्रीजेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीजेज आयनाइजेशन एंथैल्पी, ड्यू टू इंक्रीजेज, अब इंक्रीजेज में आप रिड्यूसिंग कैरेक्टर लिख सकते हो। ठीक है, तो जो भी चीजें एक पॉइंट के बिहाफ में बाकी पॉइंट्स अगर आपको याद है तो वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। आगे बात समझ में,
कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, ये कॉमा कॉमा करके दे दिया गया और फिर ऑर्डर लिखना है। तो आपने अगर पॉइंट फिंगर टिप पे लर्न किया है कि हाइड्राइड्स है, इनका बेसिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होता है। इट्स मीन कि जो अमोनिया है इसका बेसिक कैरेक्टर हाई और बिस्मथ हाइड्राइड का बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, लो होगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंशन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्लास में और भी हम लोग इसके कुछ कंपाउंड समझेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।